हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर डिसीज पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेप्टिक अल्सर को कैसे डायग्नोज करते हैं प्लस इसका ट्रीटमेंट क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने पेप्टिक अल्सर पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था, आप उसको देख सकते हैं पार्ट सेकंड को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेप्टिक अल्सर डिसीज पार्ट सेकंड में हम एक्सप्लेन करेंगे कि पेप्टिक अल्सर को कैसे डायग्नोज करना है प्लस उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सो पेप्टिक अल्सर बेसिकली क्या होते हैं? पेप्टिक अल्सर हमने पढ़ा था कि पेप्टिक अल्सर अल्सर्स होते हैं, सोर्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, स्टमक के म्यूकोजल लाइनिंग में डेवलप हो जाते हैं, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, या फिर ड्यूडेनम की लाइनिंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट की लाइनिंग में डेवलप हो जाते हैं, जिसको ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं, और टुगेदर इनको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेप्टिक अल्सर का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे डायग्नोज करेगा डॉक्टर? डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होगा कि इस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है? सो सबसे पहले पेशेंट अपने सिम्टम्स बताएगा। सो कोई भी अगर हमने डायग्नोज करना होता है, पता लगाना होता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तो हम पेशेंट से पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। जैसे कि पेप्टिक अल्सर के केस में पेशेंट बोल सकता है कि उसको एपिगैस्ट्रिक पेन है, जो कि बहुत कॉमन सिम्टम है। उसके बाद हम और डिटेल ले सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर में पेशेंट बोलेगा कि उसको खाने के थोड़े टाइम बाद ही उसको पेन स्टार्ट हो जाता है, उसको वेट लॉस हो रहा है, तो ऐसे सिम्टम बताएगा। वेयर एज ड्यूडेनल अल्सर अगर पेशेंट को है तो वो बोल सकता है कि उसको सोते टाइम पेन होता है, जैसे कि रात को पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, खाने के 2 से 3 घंटे के बाद पेन स्टार्ट होता है। तो ऐसे सिम्टम्स पेशेंट बताएगा और हमने हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद कई बार क्या होता है, डॉक्टर कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि हिस्ट्री के बेसिस पर ही डॉक्टर को लगता है कि इसको पेप्टिक अल्सर है, तो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता, या फिर डॉक्टर को डायग्नोसिस क्लियर नहीं होता पेशेंट के सिम्टम सुनने के बाद, तो डॉक्टर ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है। सो सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन या फिर टेस्ट है, वो है ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी नेम बहुत लंबा है, लेकिन सिंपली ये क्या है, एंडोस्कोपी है, जो कि एंडोस्कोप परफॉर्म करते हैं। सो ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी नेम से क्लियर है कि ये जो एंडोस्कोप है, ये एंडोस्कोप ईसोफेगस से होता हुआ, ईसोफेगस, गैस्ट्रो मीन स्टमक, और ड्यूडेनोस्कोपी ड्यूडेनम तक ये एंडोस्कोप जाएगा। तो इस डायग्राम में क्लियर है, ये है एक एंडोस्कोप, और एंडोस्कोप के आगे क्या होती है, एक फाइन थिन ट्यूब होती है। तो ये जो ट्यूब है, इसके आगे क्या, एक कैमरा अटैच होता है, और ये ट्यूब पास की जाती है माउथ से। सो ये माउथ से ट्यूब जा रही है, और ये ईसोफेगस को भी देख रही है, और आगे क्योंकि इसके आगे कैमरा अटैच है, सो ये कैमरा क्या कर रहा है, इस मॉनिटर पर सारी वीडियो दिखा रहा है, इंटरनल लाइनिंग की, इंटरनल ल्यूमन की, और ये ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक से यहाँ तक ड्यूडेनम तक पास किया जाता है। इसलिए इस एंडोस्कोपी को क्या बोलते हैं, ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। सबसे पहले ये क्या है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, किसके लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए। मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट विद सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी अप टू 90% इज इन डायग्नोसिंग गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। सो 90% ये बिल्कुल सही और एक्यूरेट डायग्नोसिस देता है। जैसे ही ये एंडोस्कोप पास किया जाता है ईसोफेगस से, देन स्टमक एंड ड्यूडेनम में, तो ये एंडोस्कोप क्या क्या देखता है, ये एंडोस्कोप अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी जैसे कि अल्सर, ट्यूमर, उसको देखता है, मॉनिटर करता है। देन एंडोस्कोपी हैज पब्लिश्ड गाइडलाइंस ऑन द रोल ऑफ एंडोस्कोपी इन पेशेंट प्रेजेंटिंग विद अपर एब्डोमिनल पेन, डिस्पेप्टिक सिम्टम सजेस्टिव ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज, PUD। सो अगर पेशेंट ये साइन बता रहा है कि उसको अपर एब्डोमिनल पेन है, या फिर डिस्पेप्टिक सिम्टम्स क्या है, डिस्पेप्सिया मीन्स इंडाइजेशन। सो अगर पेशेंट को इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग है, ये सब, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स हैं, तो इट मीन्स उसको पेप्टिक अल्सर डिसीज हो सकती है, और उसको कंफर्म करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। नाउ ये एंडोस्कोप क्या होता है, ये एंडोस्कोप एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है विद अ कैमरा अटैच टू इट्स एंड, और इसके एंड पर क्या अटैच है, कैमरा अटैच है छोटा सा, विच
थ्रेडेड डाउन द पेशेंट थ्रोट एंड ईसोफेगस इनटू द स्टमक एंड डिओडेनम। और इसको हम कहाँ पास करते हैं? थ्रोट से, माउथ से, थ्रोट, देन ईसोफेगस फूड पाइप में, एंड देन स्टमक एंड डिओडेनम तक इसको पास किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाता है इसको परफॉर्म करने के लिए, ताकि पेशेंट को एंजाइटी फील ना हो और बहुत ज़्यादा पेशेंट एंशियस ना हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर, उसको काम करने के लिए। द डॉक्टर कैन सी अपर GI ट्रैक ऑन अ मॉनिटर टू आइडेंटिफाई अल्सर। और डॉक्टर क्या करता है? साथ में ही मॉनिटर में देखता रहता है जो जो ये कैमरा दिखा रहा है। तो अगर अल्सर होगा तो वो कैमरा में मॉनिटर हो जाएगा, ट्यूमर होगा तो वो भी पेशेंट को कैमरा में दिख जाएगा। प्लस कोई इंटेस्टाइनल ट्रैक की, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, अगर उसकी लाइनिंग में कोई डिफरेंस दिख रहा है, टिश्यू डिफरेंट दिख रहा है, कुछ नेक्रोस टिश्यू दिख रहा है या एबनॉर्मल लाइनिंग, जैसे कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में होता है कि जो ईसोफेगस की लाइनिंग होती है वो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग जैसे दिखने लग जाती है, तो वो सब एंडोस्कोपी के थ्रू विजिबल हो जाता है मॉनिटर में। देन अगर डॉक्टर को विजिबल होता है कि यहाँ पर अल्सर प्रेजेंट है, अगर अल्सर डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर क्या करता है? बायोप्सी ले लेता है, मीन्स अल्सर के साइड में जो स्मॉल सैंपल ले लेता है टिश्यू का, उस टिश्यू को देन अंडर द माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया जाता है। बिकॉज पेप्टिक अल्सर डिसीज के कई कोजेज हो सकते हैं। सबसे मेन कोजेज जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, फर्स्ट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का प्रेजेंस भी अल्सर के टिश्यू में दिख जाता है। अगर पेशेंट को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन के कारण पेप्टिक अल्सर डिसीज हुई है तो वो भी टिश्यू में उसकी प्रेजेंस भी दिख सकती है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की। और हमें अल्सर के टिश्यू में क्या दिख सकता है? अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक कैंसर है तो हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रिक कैंसर कॉमन है एज कंपेयर टू डिओडेनल कैंसर। डिओडेनल कैंसर बहुत रेयर है। गैस्ट्रिक कैंसर अगर हुआ है, अगर गैस्ट्रिक अल्सर है, वहां से बायोप्सी ली गई है, तो हम ट्यूमर की प्रेजेंस भी या फिर मेलिग्नेंट सेल्स की प्रेजेंस भी हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इसको चेक करने के लिए भी बायोप्सी ली जाती है कि कहीं ये अल्सर ट्यूमर या फिर मेलिग्नेंट तो नहीं है। प्लस अनदर एंडोस्कोपी इसके बाद पहले ये की जाती है अल्सर की, अगर अल्सर डिटेक्ट हो जाता है उसके बाद कंफर्म करने के लिए कि अल्सर हील हो गए हैं, थोड़े टाइम बाद, फ्यू मंथ्स बाद एक अनदर एंडोस्कोपी परफॉर्म की जा सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोस्कोपी और ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। नेक्स्ट टेस्ट है बेरियम स्वोलो। बेरियम स्वोलो क्या होता है? अगर पेशेंट को जो एंडोस्कोपी है वो हम नहीं कर सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किसी भी रीज़न की वजह से, मे बी पेशेंट को कोई इंजरी हुई हो, हम एंडोस्कोपी नहीं कर सकते, सो उन केसेस में बेरियम स्वोलो करेंगे। बेरियम स्वोलो टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को एक लिक्विड दिया जाता है विच इज़ बेरियम, और ये बेरियम पेशेंट को ड्रिंक करना होता है। अब ये बेरियम क्या है? बेरियम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बेरियम अगर पेशेंट ड्रिंक कर लेता है उसके बाद ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ईसोफेगस, स्टमक और डिओडेनम, इसकी लाइनिंग को ये कोट कर लेता है अच्छे से बेरियम। और बेरियम क्या है? चमकता है। क्योंकि ये चमकता है इसलिए जहां पर ट्यूमर होगा या फिर अल्सर होगा वहां पर क्लियरली विजिबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ईसोफेगस में ईसोफेजियल ट्यूमर है, तो यहाँ पर ये ट्यूमर डार्क दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, और बाकी जो एरिया है वो चमक रहा है एक्सरे में। तो इसलिए यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई अल्सर या ट्यूमर प्रेजेंट है। सो इसको बोलते हैं बेरियम स्वोलो टेस्ट, जिसमें बेरियम क्या करता है? कोट कर लेता है ईसोफेगस को, स्टमक को, डिओडेनम को, और कोई भी एबनॉर्मल एरिया जो एक्सरे में वो डिटेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट टेस्ट हमारा है, सो ये जो टेस्ट थे जो अभी हमने डिस्कस किए, बेरियम स्वोलो या फिर एंडोस्कोपी, वो सब हम किस लिए करते हैं? अल्सर को डिटेक्ट करने के लिए, अल्सर या ट्यूमर को देखने के लिए। प्लस एंडोस्कोपी में हमने बायोप्सी भी ली थी डिटेक्ट करने के लिए कि एच पाइलोरी तो नहीं प्रेजेंट। अब कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की प्रेजेंस को देखने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि जो मेन कोज है पेप्टिक अल्सर डिसीज का वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया ही है। तो सबसे फर्स्ट जो टेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूरिया ब्रेथ टेस्ट। यूरिया ब्रेथ टेस्ट में क्या करते हैं? हमें पता है कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है वो क्या करता है? यूरिएज एंजाइम बनाता है। क्योंकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहाँ रहना पसंद करता है? स्टमक और डिओडेनम के म्यूकोजा में। अब वहां पर स्टमक और डिओडेनम में क्या है? गैस्ट्रिक एसिड है, स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो
एसिडिक एनवायरनमेंट में मर जाएगा, किल हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया है, यूरिएज एंजाइम बनाया है। ये यूरिएज एंजाइम क्या करता है, इस HCl को, जो एसिड बन रहा है स्टमक के, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ताकि ये बैक्टीरिया आराम से म्यूकोजा में रह सके और म्यूकोजा को डैमेज कर सके। अब यूरिया ब्रेथ टेस्ट क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो H. पाइलोरी बैक्टीरिया है यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो यूरिएज क्या करता है, यूरिया को ब्रेक डाउन करता है। यूरिएज एंजाइम नेम से क्लियर है कि ये यूरिया को ब्रेक डाउन करता है। यूरिया को ब्रेक डाउन करके ये क्या रिलीज करता है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये H. पाइलोरी बैक्टीरिया है, ये यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। यूरिएज एंजाइम क्या करता है, यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया में ब्रेक डाउन करता है। तो अगर पेशेंट में H. पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उसकी बॉडी में, तो अगर उसको यूरिया बाहर से दिया जाएगा तो क्या होगा, ये H. पाइलोरी बैक्टीरिया उस यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया में ब्रेक डाउन कर देगा, जिससे क्या होगा, जब हम ब्रीद आउट करेंगे, जब हम सांस बाहर लेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेगी, राइट। तो यही इसका मेन मैकेनिज्म है यूरिया ब्रेथ टेस्ट का। ये क्या करता है, ड्यूरिंग द H. पाइलोरी ब्रेथ टेस्ट पेशेंट विल बी आस्क्ड टू एक्सहेल इनटू अ बलून लाइक बैग। सबसे पहले पेशेंट को एक बलून लाइक बैग दिया जाएगा जिसमें पेशेंट एक्सहेल करेगा। सो पेशेंट ने उसमें एक्सहेल किया। अब द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट एक्सहेल इनटू दिस बैग इज मेजर्ड टू प्रोवाइड अ बेसलाइन लेवल फॉर कंपैरिजन। सबसे पहले टेस्ट को स्टार्ट कर दिया है, अभी पेशेंट को कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए, कुछ भी ड्रिंक करने के लिए नहीं दिया। उससे पहले पेशेंट को ऐसे बोला गया कि उसको एक्सहेल करना है उस बैग में, जितना वो एक्सहेल करेगा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उस बैग में वो एक्सहेल करेगा, वो बेसलाइन होगा हमारा कंपैरिजन करने के लिए, नेक्स्ट मेजरमेंट के लिए। तो इतना नॉर्मल पेशेंट एक्सहेल कर रहा है। अब पेशेंट को क्या बोला गया है, नेक्स्ट पेशेंट विल बी आस्क्ड टू ड्रिंक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग यूरिया। अब पेशेंट को एक यूरिया सॉल्यूशन दिया गया ड्रिंक करने के लिए, जिसमें क्या है, यूरिया है। अब यूरिया क्या करेगा, 15 मिनट्स आफ्टर ड्रिंकिंग द सॉल्यूशन पेशेंट विल एक्सहेल इनटू अ सेकंड बैग। अब 15 मिनट बाद पेशेंट को एक सेकंड बैग दिया जाएगा जिसमें वो दोबारा एक्सहेल करेगा। अब अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट एक्सहेल इनटू द सेकंड बैग इज ऑल्सो मेजर्ड। तो पहला बैग जो था उसमें पेशेंट को यूरिया नहीं दिया था, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की थी पेशेंट ने। सेकेंड बैग जो है, अब पेशेंट को यूरिया दिया गया है और उसके बाद पेशेंट ने सेकेंड बैग में एक्सहेल किया है। अब दोनों जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कंपेयर किया जाएगा। अगर तो पेशेंट की बॉडी में H. पाइलोरी बैक्टीरिया इफ प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट होगा तो H. पाइलोरी बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन यूरिया in the solution patient drank releasing carbon dioxide in the breath patient exhale। सो अगर पेशेंट की बॉडी में H. पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वो यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में ब्रेक डाउन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब पेशेंट सेकेंड टाइम एक्सहेल करेगा, सेकेंड टाइम उस बैग में यूरिया लेने के बाद, तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट बैग। तो इससे प्रेजेंट पता लग जाएगा, अगर जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का सेकेंड बैग में, सेकेंड सैंपल में वो हायर है देन द अमाउंट इन द फर्स्ट सैंपल, सो पेशेंट क्या है, पॉजिटिव है फॉर H. पाइलोरी बैक्टीरिया, मीन्स उसकी बॉडी में H. पाइलोरी प्रेजेंट है। सो ये क्या है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, सिंपल है। नेक्स्ट, अब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को टेस्ट करने के लिए जो नेक्स्ट टेस्ट करेंगे वो क्या है, स्टूल एंटीजन टेस्ट या फीकल ऑकल्ट टेस्ट बोलते हैं इसको, स्टूल एंटीजन टेस्ट। इसमें पेशेंट के फीसिस का सैंपल लिया जाएगा, स्टूल्स का सैंपल लिया जाएगा और क्या डिटरमाइन किया जाएगा, वेदर H. पाइलोरी बैक्टीरिया फीसिस में प्रेजेंट है या फिर नहीं। This test is also useful in determining how effective treatment has been in getting rid of bacteria। इसमें स्टूल टेस्ट इसलिए भी चेक किया जाता है, एक तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की प्रेजेंस देखने के लिए, प्रेजेंस है मतलब कंफर्म है कि पेशेंट को H. पाइलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर डिसीज हुआ है। अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है तो उसके बाद भी स्टूल टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि H. पाइलोरी बैक्टीरिया किल हुआ है या नहीं। तो जो इफेक्टिवनेस है ट्रीटमेंट की वो भी चेक करने के लिए स्टूल एंटीजन टेस्ट किया जाता है।
देन है ब्लड टेस्ट। अब ब्लड में भी एच पाइलोरी प्रेजेंट हो सकता है, सो ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी जा रही है, अगर पेशेंट एंटीबायोटिक ले रहा है ऑलरेडी या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहा है, तो क्या हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक ले रहा है तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया किल हो सकता है, और अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि जो एसिड का अमाउंट है वो कम हो रहा है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एसिड के अमाउंट को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है कि पेशेंट नेगेटिव है एच बैक्टीरिया के लिए, इसलिए इसको इतना परफॉर्म नहीं करते। प्लस ये जो ब्लड टेस्ट है ये भी नहीं बताता कि पेशेंट को पास्ट में एच पाइलोरी हुआ था या करंटली वो इन्फेक्टेड है इससे, तो ये भी इससे डिटरमाइन नहीं होता, इसलिए इसको इतना परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। सो वो थे हमारे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन टेस्ट थे, कैसे हम डायग्नोज करेंगे। अब ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या आता है, मेडिकल मैनेजमेंट एंड देन आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सो ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कोज पर, कि पेशेंट का कोज क्या था पेप्टिक अल्सर डिसीज का, क्या उसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से, जो कि मोस्ट कॉमन कोज है पेप्टिक अल्सर डिसीज का, क्या उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हुए थे, या फिर एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स सेकेंड कॉमन कोज है पेप्टिक अल्सर डिसीज का। सो एनसेड क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को रिड्यूस करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन किस में हेल्प करता है, म्यूकस की प्रोडक्शन में, बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन में, तो प्रोस्टाग्लैंडिन को रिड्यूस करते हैं एनसेड, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिसीज होता है। तो कोज पर डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में जो पेप्टिक अल्सर डिसीज है वो क्यों हुए थे। सो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द कोज ऑफ पेप्टिक अल्सर, एच पाइलोरी और एनसेड। सो ट्रीटमेंट किस पर फोकस करेगा, आइदर, क्योंकि क्या होता है देखो, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि जो एसिड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। सो एसिड का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। म्यूकस का लेवल, म्यूकस, क्योंकि जो म्यूकस लाइनिंग है वही तो प्रोटेक्ट कर रही है एसिड से, सो म्यूकस का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है, कई रीजन से था, जैसे कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया वहाँ पर रहता है, म्यूकस लाइनिंग को डैमेज करता है। सो हमने देखना है कि HCl अगर एसिड का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हमने इसको कम करना है, गैस्ट्रिक एसिड को, तो हम ऐसे ड्रग्स देंगे जिससे स्टमक का एसिड लेवल रिड्यूस होगा। अगर म्यूकस डैमेज हो रहा है तो मे बी एच पाइलोरी बैक्टीरिया हो, तो हमने एच पाइलोरी बैक्टीरिया को इरेडिकेट करना है बॉडी से। सो ये डिपेंड करता है कि स्टमक के एसिड लेवल कम हो रहा है, सो दैट द अल्सर कैन हील और इरेडिकेट द एच पाइलोरी इन्फेक्शन। तो दोनों में से एक चीज हो सकती है, अगर HCl का लेवल इंक्रीज है तो उसको कम करना है ताकि अल्सर हील हो जाए, अगर म्यूकस डैमेज हुआ है एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से हो रही है पेप्टिक अल्सर, तो हमने उसको खत्म करना है। अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से पेप्टिक अल्सर हुए हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सो इसके लिए रेजीम है, रेजीम मतलब कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो कि स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए लेने होते हैं, और पेशेंट को एक भी डोज मिस नहीं करनी होती। इससे क्या हो सकता है कि जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है ड्रग्स के लिए, इसलिए एक भी डोज मिस नहीं करनी, प्रॉपर रेजीम पेशेंट को फॉलो करना है। सो फर्स्ट इसमें आता है ट्रिपल ड्रग थेरेपी। ट्रिपल ड्रग का क्या मतलब है कि इसमें 3 ड्रग्स हैं। सो बहुत इजी है, इसमें न्यूमोनिक बनाया हुआ है टू रिमेंबर इट। ओक्लैम, ओ से क्या है, ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI क्या करते हैं, एसिड के अमाउंट को रिड्यूस करते हैं और रिलीफ देते हैं पेप्टिक अल्सर में। सो ओमेप्राजोल लेना है, प्लस क्लैम CL क्या है, क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, प्लस AM क्या है, एमोक्सिसिलिन दूसरी एंटीबायोटिक है। सो एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और 2 एंटीबायोटिक्स, क्लेरिथ्रोमाइसिन प्लस एमोक्सिसिलिन, और ये कितने डेज के लिए लेने हैं, 2 वीक्स के लिए, 14 डेज। रीचेक फॉर इरेडिकेशन, 14 डेज के बाद दोबारा से रीचेक करना है कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है वो खत्म हुआ है या नहीं। सो ये ट्रिपल ड्रग थेरेपी फर्स्ट रेजीम, सबसे पहले डॉक्टर्स यही स्टार्ट करते हैं, और मोस्टली पेशेंट इसके जब ये स्टार्ट हो जाता है ट्रिपल ड्रग थेरेपी, उसके बाद रिलीफ हो जाते हैं और ये जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है ये रेडिकेट हो जाता है। लेकिन इन केस पेशेंट रेजिस्टेंट है किसी एंटीबायोटिक से, सपोज उसने पहले क्लेरिथ्रोमाइसिन ली थी और मैक्रोलाइड जो कि क्लेरिथ्रोमाइसिन है उससे पेशेंट
रेजिस्टेंट है, तो हमने पेशेंट से पूछना है क्या कभी उसने एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, कोई भी मैक्रोलाइड ड्रग्स उसने प्रीवियसली कभी लिया है। अगर उसने लिया है तो ये पॉसिबल है कि पेशेंट उससे रेजिस्टेंट हो, तो ये ट्रीटमेंट नहीं देंगे, कोई और एंटीबायोटिक देंगे। लेकिन अगर पेशेंट उससे रेजिस्टेंट नहीं है और मे भी पेशेंट को याद भी ना हो कि उसने कभी वो ड्रग लिया है, तो फर्स्ट यही स्टार्ट करते हैं डॉक्टर, और उसके बाद देखते हैं, रीचेक करते हैं इरेडिकेशन के लिए। अगर सिम्टम्स रिलीव नहीं होते और कुछ टेस्ट करने से फिर भी पता चलता है कि अभी भी प्रेजेंट है, तो हम सेकेंड ट्रीटमेंट देंगे। सेकेंड क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरिका, दैट इज बिस्मथ क्वाड्रपल थेरेपी। क्वाड्रपल थेरेपी मतलब यहाँ पे 4 ड्रग्स हैं। 4 ड्रग्स कौन सी हैं? दैट इज OBMT। अब OBMT क्या है? O से तो ओमेप्राजोल ही है, दैट इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ओमेप्राजोल की जगह में भी कोई और PPI भी हो सकता है, इनकेस पेशेंट को ओमेप्राजोल सूट नहीं कर रहा तो कोई और PPI हो सकता है। B क्या है? बिस्मथ, प्लस 2 ड्रग्स और हैं, मेट्रोनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों क्या है? एंटीबायोटिक। बिस्मथ ड्रग एंटी डायरियल भी है, एंटी एसिड भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। सो बिस्मथ इसलिए दिया जाता है जो डिस्पेप्टिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हार्टबर्न। सो ये जो इंडाइजेशन के जो सिम्टम है उसमें रिलीफ देता है बिस्मथ। सो ये 4 ड्रग्स है, इसलिए इसको क्वाड्रपल थेरेपी बोला है, जिसमें 4 ड्रग्स आती है, ओमेप्राजोल, 1 PPI, बिस्मथ, प्लस 2 एंटीबायोटिक्स। देन अगर पेशेंट को इससे भी ट्रीटमेंट में रिलीफ नहीं मिला, देन एक और रेजीम है, दैट इज लीवोफ्लॉक्सासिन ट्रिपल थेरेपी। सो लीवोफ्लॉक्सासिन ट्रिपल थेरेपी में क्या किया जाता है? इसमें भी 3 ड्रग्स हैं, जिसमें कि लीवोफ्लॉक्सासिन प्लस एमॉक्सिसिलिन होता है, 2 एंटीबायोटिक्स प्लस PPI, कोई भी PPI, जैसे कि अगेन ओमेप्राजोल ले सकते हैं फॉर 14 डेज। सो ये तीनों ही जो रेजीम है ये 14 डेज के लिए लेने हैं, और इसमें पेशेंट को कोई भी डोज मिस नहीं करनी, पूरा रेजीम फॉलो करना है। देन आता है मेडिकल मैनेजमेंट दूसरी चीज़ों के। सो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर पेशेंट को H. पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण पेप्टिक अल्सर है तो उसको कैसे इरेडिकेट करना है बॉडी से। अब हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि अदर कोजेस की वजह से पेप्टिक अल्सर हुए हैं, जैसे कि अगर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से पेप्टिक अल्सर हुए हैं, क्योंकि एनसैड्स क्या करते हैं, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन स्टमक के लिए अच्छे हैं क्योंकि वो स्टमक की लाइनिंग को HCl से प्रिवेंट करते हैं, म्यूकस की प्रोडक्शन करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन करते हैं। सो एनसैड की वजह से पेप्टिक अल्सर होते हैं। तो अगर एनसैड कोज है, प्राइम कोज है पेप्टिक अल्सर का, सो पेशेंट को एनसैड स्टॉप करने होंगे। सो स्टॉपिंग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। एनसैड पेशेंट क्यों लेता है? जब पेशेंट को कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उसको पेन हो रहा है, अर्थराइटिस है, क्रॉनिक पेन है, उन कंडीशन में इन्फ्लामेशन है, उन कंडीशन में पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर एनसैड की वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं तो एनसैड स्टॉप करने होंगे। इस केस में क्या होगा कि डॉक्टर पेशेंट को कुछ और प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेन के लिए, जैसे कि एसिटामिनोफेन, जो कि सिंपली क्या है, पैरासीटामोल, टाइलेनोल। सो ये ड्रग्स पेशेंट ले सकता है पेन को स्टॉप करने के लिए। जब तक पेप्टिक अल्सर हील नहीं होते पेशेंट को एनसैड नहीं लेने। अगर पेशेंट को बिल्कुल ज़रूरी है एनसैड लेने तो तब तक तो नहीं लेने जब तक पेप्टिक अल्सर हील नहीं होता, कोई अदर ड्रग ले सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर को रेगुलर मॉनिटर करना है अगर पेशेंट एनसैड दोबारा से स्टार्ट कर भी रहा है तो। देन उसके बाद आते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। सो एसिड का अमाउंट ज़्यादा होने से, इंक्रीज एसिड अगर बन रहा है स्टमक में एसिड, तो पेप्टिक अल्सर होते हैं। और पेप्टिक अल्सर अगर बन गए हैं फिर भी स्टमक का एसिड ज़्यादा बन रहा है तो पेप्टिक अल्सर हील नहीं होते। इसलिए स्टमक के जो एसिड का अमाउंट है उसको रिड्यूस करना है, जिसके लिए हम देते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, PPI। ये क्या करते हैं, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एसिड स्टमक प्रोड्यूसेस। अब इसमें 5 इंपॉर्टेंट ड्रग्स आते हैं PPI में, जो कि मेन ड्रग्स हैं, जिसमें क्या आता है, ओमेप्राजोल। सबसे पहले ओमेप्राजोल दिया जाता है, और बाकी के 4 क्या हैं, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस्मेप्राजोल एंड रेबेप्राजोल। सो मेनली जो प्राजोल से एंड हो रहे हैं एंड में, वो क्या है, हमारे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। उसके बाद ऐसे ही कुछ ड्रग्स हैं जिनको बोलते हैं एंटासिड्स।
एंटासिड्स क्या करते हैं, ये भी एसिड का जो स्टमक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइजिंग एसिड इन द स्टमक, और डिस्पेप्सिया में रिलीव करते हैं। जो इंडाइजेशन के जो सिम्टम्स हैं, हार्ट बर्न है, नोजिया, वॉमिटिंग, इन सबसे पेशेंट को रिलीफ मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटासिड। इसमें मेन क्या आते हैं हमारे जेल्यूसिल, गैविस्कॉन, माइलेंटा, जो कि बेसिकली क्या है हमारे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एंड रोलेट्स जो कि क्या है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और टर्म्स क्या है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये सभी ड्रग्स क्या है, ये एंटासिड्स हैं। नेक्स्ट इज एल्जीनेट्स। एल्जीनेट्स क्या करते हैं, ये एल्जीनेट्स जो है स्टमक के सरफेस में एक बैरियर बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्टमक का एसिड है वो रिफ्लक्स नहीं होता, वो स्टमक में ही रहता है। जैसे कि GERD में हमने पढ़ा था गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में कि अगर स्टमक एसिड अगर ज़्यादा बन रहा है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर डिसीज क्यों हो रहे हैं, स्टमक एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें ये भी चांसेस है कि स्टमक एसिड रिफ्लक्स हो। तो रिफ्लक्स की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हार्ट बर्न होता है, इंडाइजेशन होता है, तो उसको रिलीव करने के लिए हम पेशेंट को एल्जीनेट्स देते हैं। देन आता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, ये हिस्टामिन को बेसिकली ब्लॉक करते हैं, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज से क्या होता है, हिस्टामिन रिलीजेस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन जब पेप्टिक अल्सर हो गए हैं तो हिस्टामिन रिलीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टमक में ज़्यादा एसिड बनेगा और ज़्यादा एसिड बनेगा। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, इस हिस्टामिन को ब्लॉक करते हैं, जिससे क्या होता है स्टमक में जो एसिड का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि रेनिटिडीन बहुत कॉमनली यूज होता है, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, निज़ेटिडीन एंड फेमोटिडीन। अब ये जो सिमेटिडीन है ये कई ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे कि वॉरफरिन के साथ। सो वॉरफरिन क्या है, वॉरफरिन एंटीकोगुलेंट है, जिसको ब्लड थिनर भी कहते हैं। सो ये ब्लड को थिन करता है, मीन्स ये क्लोट को डिसॉल्व करता है, जिससे ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। सो सिमेटिडीन और साथ में ही वॉरफरिन भी ले रहे हैं, तो ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं आपस में और ब्लीडिंग के रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे ही सिमेटिडीन एक और ड्रग के साथ भी इंटरेक्ट करता है, दैट इज एरिथ्रोमाइसिन। सो अगर एरिथ्रोमाइसिन और सिमेटिडीन साथ में दे रहे हैं तो एरिथ्रोमाइसिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि ड्रग इंट्रैक्शन ना हो। तो ड्रग इंट्रैक्शन को भी मॉनिटर करना है डॉक्टर को साथ में। देन आता है साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स। ये एजेंट्स क्या करते हैं, ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, जो म्यूकस लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स। सो ये साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स कौन से हैं, सुक्रालफेट, बिस्मथ सैलिसिलेट्स, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि वो H. पाइलोरी में भी हम देते हैं, बिस्मथ सैलिसिलेट, एंड माइसोप्रोस्टोल स्ट्रेंथन द गट लाइनिंग अगेंस्ट अटैक्स बाय एसिड डाइजेस्टिव जूसेस। सो ये गट लाइनिंग को स्ट्रेंथन करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं एसिडिक जूसेस से। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सो वैसे तो पेशेंट के जो पेप्टिक अल्सर है वो मेडिसिन से हील हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है कि पेशेंट का जो पेप्टिक अल्सर है वो हील नहीं हो पा रहे। डॉक्टर ने जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो भी कर लिया, लेकिन पेशेंट के पेप्टिक अल्सर हील नहीं हो रही किसी रीज़न की वजह से, देन पेशेंट को सर्जिकल मैनेजमेंट के ऑप्शंस दिए जाते हैं, सर्जिकल ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आता है सर्जिकल ऑप्शन वो है वेगोटमी। वेगोटमी क्या है, इसमें बेसिकली जो वेगस नर्व है उसको कट किया जाता है, टॉमी मीन्स कट, तो वेगोटमी में क्या किया जाता है, वेगस नर्व को कट कर दिया जाता है। ये वेगस नर्व क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक सेल को गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करने के लिए। तो अगर इस नर्व को ही कट कर दिया जाएगा तो गैस्ट्रिक सेल्स एसिड रिलीज नहीं करेंगे और ज़्यादा एसिड नहीं बनेगा और पेप्टिक अल्सर हील हो जाएंगे। सो दैट इज बेसिकली वेगोटमी। देन आता है नेक्स्ट सर्जिकल ऑप्शन है एंट्रेक्टमी और डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी। सो एंट्रेक्टमी या फिर डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी क्या है, गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, एक्टमी मीन्स कट कर देना। सो इसमें क्या है, स्टमक का कुछ पार्ट कट कर दिया जाता है। सो इस प्रोसीजर में क्या होता है, दिस इज ऑफन डन इन कंजक्शन विद अ वेगोटमी। साथ में ही इस प्रोसीजर के वेगोटमी भी किया जाता है, वेगस नर्व भी कट कर दी जाती है और बेटर हीलिंग के लिए। इट इन्वॉल्व्स रिमूविंग द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक एंट्रम। सो स्टमक का जो लोअर पार्ट है एंट्रम, उसको रिमूव कर दिया जाता है, इसलिए इस प्रोसीजर का नाम क्या है, एंट्रेक्टमी। सो एंट्रम बेसिकली क्या है, एंट्रम स्टमक का जो लोअर पार्ट है, सपोज दिस इज स्टमक
स्टमक का जो लोअर पार्ट है दैट इज जो पाइलोरस से ऊपर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से ऊपर है, दैट इज एंट्रम। सो एंट्रेक्टमी में स्टमक का लोअर पार्ट रिमूव कर दिया जाता है और यहाँ से स्टमक डायरेक्टली डिओडेनम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। सो एंट्रेक्टमी या फिर डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी में क्या किया जाता है, स्टमक का कुछ पार्ट रिमूव कर दिया जाता है। दिस पार्ट ऑफ द स्टमक प्रोड्यूसेस अ हार्मोन दैट इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड एंड टू रिमूव अल्सर, ट्यूमर और ब्लॉकेज। सो ये जो पार्ट है एंट्रम, यहाँ पर जो हार्मोन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं जिससे स्टमक एसिड ज़्यादा बन रहा है। सो यहाँ पर बेसिकली वो हार्मोन्स प्रेजेंट है जो कि स्टमक के एसिड को बना रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में, इसलिए ये वाला जो पार्ट है रिमूव कर दिया जाता है। या फिर डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी क्यों परफॉर्म की जाती है, एक तो पेप्टिक अल्सर के लिए, अगर पेप्टिक अल्सर है, सपोज यहाँ पर इस पार्ट में पेप्टिक अल्सर है और ये हील नहीं हो रहा, सो इस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, एक तो स्टमक का एसिड कम बनेगा प्लस यहाँ से अल्सर भी रिमूव हो गया। या फिर यहाँ पर ट्यूमर है, कैंसर की फॉर्मेशन है, तो भी पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, स्टमक का कुछ पार्ट रिमूव कर दिया जाता है जिससे कैंसर भी रिमूव हो जाता है। या फिर ब्लॉकेज, ब्लॉकेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर अल्सर था तो क्या हो गया, स्कारिंग फॉर्मेशन हुई, वहाँ पर स्कार टिश्यू बन गया और ऑब्स्ट्रक्शन हो गई कि फूड आगे पास नहीं हो पा रहा, फूड स्टमक में ही प्रेजेंट है और आगे फूड मूव नहीं हो पा रहा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, स्कारिंग की वजह से वहाँ पर टिश्यू थिक हो गए हैं। तो अगर उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा तो फूड आगे इजीली पास होगा। तो अगर कोई ब्लॉकेज भी है, ऑब्स्ट्रक्शन भी है, उसको रिमूव करने के लिए भी गैस्ट्रेक्टमी या फिर एंट्रेक्टमी परफॉर्म की जाती है। अब ये दो टाइप से होती है। फर्स्ट टाइप इसका क्या है, बिलरॉथ 1 और सेकंड क्या है, बिलरॉथ 2। बिलरॉथ 1 को और क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी। ऑस्टमी क्या है, एक ओपनिंग, तो एक न्यू ओपनिंग बनाई जाती है। गैस्ट्रो, स्टमक को डिओडेनम के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन स्टमक का कुछ पार्ट रिमूव कर देते हैं एंड देन डिओडेनम के साथ जोड़ते हैं। कैसे, बिलरॉथ 1 is formation of new opening between stomach and duodenum. So stomach और duodenum में एक नई opening बना दी जाती है। कैसे, in this surgery lower part of the stomach is removed and remaining portion is anastomosed to duodenum. Anastomose means connect कर दिया जाता है duodenum में। So ये बिलरॉथ 1 है, B1। इसमें क्या है, so ये stomach है, this is stomach। अब ये स्टमक आप देख रहे हैं, ये पूरा स्टमक नहीं है, कुछ पार्ट स्टमक का रिमूव कर दिया गया है, राइट। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था एंट्रेक्टमी में भी एंट्रम पार्ट रिमूव कर दिया गया है, और ये पार्ट अगर रिमूव कर दिया गया है तो इतना स्टमक, ये जो ऊपर वाला स्टमक है ये आप देख रहे हैं हाफ स्टमक है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन है, लेकिन एक पार्ट रिमूव कर दिया गया है और ये डिओडेनम से डायरेक्टली ऐसे स्टिचेस यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो ये एक नई ओपनिंग बन गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलरॉथ 1। और ये हम क्यों करते हैं, अभी हमने पढ़ लिया, अल्सर को हील करने के लिए, या फिर स्टमक एसिड ज़्यादा बन रहा है तो उस पार्ट को रिमूव कर दिया जहाँ से स्टमक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ट्यूमर या फिर ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए। देन बिलरॉथ 2 में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोजेजनोस्टमी। इसमें क्या किया जाता है, स्टमक को जेजनम के साथ जोड़ दिया जाता है। जेजनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डिओडेनम के बाद, उसके साथ जोड़ दिया जाता है। अब ये क्यों किया, इसमें क्या है, इज एनास्टोमोसिस ऑफ, बिलरॉथ 2 क्या होता है, इज एनास्टोमोसिस ऑफ स्टमक विद जेजनम, स्टमक को जेजनम के साथ जोड़ दिया जाता है। डिओडेनल स्टम्प इज क्लोज्ड आफ्टर एक्सीशन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। अब इसमें क्या किया जाता है, स्टमक का लोअर पार्ट रिमूव कर दिया, सो ये स्टमक यहाँ तक है, ये हाफ स्टमक हो गया, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये यहाँ पर ये जेजनम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है जेजनम, और ये बाकी का ये रहा डिओडेनम। अब ये जो डिओडेनम है यहाँ पर, इसको डिओडेनम यहाँ से निकाल दिया, डिओडेनम को यहाँ से निकाल के यहाँ से हटा दिया और डिओडेनम को यहाँ पर बंद कर दिया, स्टम्प कर दिया, और यहाँ पर ये जो जेजनम पार्ट है इसके साथ कनेक्ट कर दिया स्टमक को। सो यहाँ पर ये एक नई ओपनिंग बन गई स्टमक के जेजनम के साथ। अब ये क्यों किया, मे भी डिओडेनम में जो पाइलोरस है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हो जो कि रिमूव ऐसे नहीं हो सकती, आगे फ्लो ना हो रहा हो, फूड डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो रही हो जिसकी वजह से जो स्टमक है वो जो स्टमक में जो फूड है वो बैक फ्लो हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, या फिर मे बी यहाँ पर कैंसर फॉर्मेशन, कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से बिलरॉथ 2 परफॉर्म किया गया है। देन नेक्स्ट सर्जरी हमारी आती है पाइलोरोप्लास्टी।
पाइलोरोप्लास्टी क्या होता है? दिस प्रोसीजर ऑल्सो इज डन समटाइम्स विद वेगोटमी। अब ये भी प्रोसीजर वेगस नर्व को कट करने के साथ हो सकता है, मीन्स इस प्रोसीजर में भी वेगस नर्व साथ में कट करनी पड़ सकती है। देन इट एनलार्जेस द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम पाइलोरस। अब हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था सेम वही चीज कि ये स्टमक है, सपोज ये ड्यूडेनम है, ये यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है एंड दिस इज पाइलोरस। कई बार यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अल्सर फॉर्मेशन के कारण ड्यूडेनम में यहाँ पर थिकनिंग हो जाती है, स्कारिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो ल्यूमन है वो बहुत कम हो जाता है और फूड आगे पास नहीं होता स्टमक से, फूड आगे पास नहीं होता और फूड बैक फ्लो आता है ईसोफेगस की तरफ, फूड पाइप की तरफ। पेशेंट को नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है, पेशेंट कुछ खाता नहीं, उसका पेट भरा भरा रहता है, ब्लोटिंग, बेल्चिंग, सब कुछ। तो इसको रिमूव करने के लिए समटाइम्स क्या किया जाता है कि इस ओपनिंग को बड़ा किया जाता है। इट एनलार्जेस द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम पाइलोरस। सो यहाँ पर ये जो ओपनिंग है इसको एनलार्ज किया जाता है क्योंकि ये यहाँ पर स्कारिंग की वजह से ओपनिंग कम हो गई है, जिसकी वजह से फूड आगे पास नहीं हो रहा। इट एनकरेज पासेज ऑफ पार्शली डाइजेस्टेड फूड। इससे क्या होता है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड पास हो जाता है, राइट। Once the food has passed, acid production normally stops. इससे क्या होता है, जब ये ओपनिंग जो है बड़ी कर दी जाती है, एनलार्ज की जाती है, तो फूड ज़्यादा टाइम स्टमक में नहीं रहता, वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है और उसके बाद फूड आगे मूव हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। उससे क्या होता है कि जो स्टमक का जो एसिड का प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसीजर आता है गैस्ट्रेक्टमी, जो कि बहुत कॉमन है। गैस्ट्रेक्टमी नेम से ही क्लियर है, स्टमक को रिमूव करना। सो स्टमक को पार्शली भी रिमूव किया जाता है, टोटल भी किया जाता है। पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी और टोटल गैस्ट्रेक्टमी। सो पार्शियल या फिर सब टोटल बोलते हैं, और टोटल गैस्ट्रेक्टमी में जिसमें पूरा ही स्टमक रिमूव कर दिया जाता है। तो अभी हमने पीछे एंट्रेक्टमी और गैस्ट्रेक्टमी पढ़ा था पार्शियल, जिसमें हमने एंट्रम जो स्टमक का लोअर पार्ट था उसको रिमूव कर दिया था। टोटल गैस्ट्रेक्टमी में क्या करते हैं, पूरा टोटल जो स्टमक है वो रिमूव कर दिया जाता है और जो ईसोफेगस है उसको डायरेक्टली अटैच कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। सपोज ये स्टमक को रिमूव कर दिया और ये जो ईसोफेगस है ये डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, अब स्टमक नहीं है तो आप कहोगे स्टमक का तो इतना रोल है, बट स्टमक नहीं है तो पेशेंट को बहुत सारे प्रिकॉशंस भी करने पड़ते हैं, जैसे कि उसको अब वो 3 टाइम की हैवी मील नहीं ले सकता, उसको छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लेने पड़ते हैं, स्पाइसी फूड नहीं ले सकता ज़्यादा, प्लस उसको बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ सकते हैं साथ में, क्योंकि कुछ जो वाइटामिन है उसकी कमी हो सकती है पेशेंट को, क्योंकि अब स्टमक नहीं है एब्जॉर्प्शन के लिए सारे वाइटामिन। सो पेशेंट को काफ़ी सारे प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं। उसके बाद पेशेंट को रेस्ट करना पड़ता है जब तक ये सर्जरी हुई है, उसके थोड़े टाइम बाद जब तक ये हील नहीं होता प्रॉपर इंटेस्टाइन, तब तक पेशेंट को वेन्स के थ्रू न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। सो टोटल गैस्ट्रेक्टमी भी कॉमन है, ये तब मोस्टली करते हैं टोटल गैस्ट्रेक्टमी। सपोज गैस्ट्रिक कैंसर है, सो गैस्ट्रिक ट्यूमर हो गया, तो उस केसेस में टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं। प्लस जो पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी है उसके साथ साथ नियर बाय टिश्यूज को भी समटाइम्स रिमूव किया जाता है। जो आसपास के टिश्यू हैं, अगर सपोज ट्यूमर जो है स्प्रेड हो गया है या फिर ऐसी कंडीशन है अल्सर जो है परफोरेट हो गया है काफ़ी ज़्यादा, अब हील नहीं हो पा रहा है, तो उस केसेस में नियर बाय टिश्यूज को भी समटाइम्स रिमूव करना पड़ सकता है। देन आता है टाइंग ऑफ एन आर्टरी। टाइंग ऑफ एन आर्टरी मीन्स समटाइम्स ये अल्सर्स क्या करते हैं, समटाइम ये अल्सर परफोरेट हो जाते हैं, समटाइम्स ये अल्सर सब म्यूकोसा तक पहुंच जाते हैं, तो ये ब्लीड कर देते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाती है, स्लो ब्लड रिलीज हो सकता है या फिर सडन ब्लीडिंग, सडन लार्ज अमाउंट ऑफ हेमरेज भी हो सकता है। तो उस केसेस में क्या करते हैं, अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो जो आर्टरी है उसको क्या करते हैं, उसको ही कट कर देते हैं, उसको टाई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है अल्सर तक नहीं पहुंच पाती और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। उसके अलावा ये सब थे मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। उसके अलावा प्रिवेंशन, पेप्टिक अल्सर को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, सो कोजेस पर डिपेंड करती है प्रिवेंशन, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन जो कि फीको ओरल रूट से या फिर ओरल टू ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। ये सभी मैंने पार्ट 1 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वो आप वो देख सकते हैं।
सो उसके लिए पेशेंट को कोई भी जो पर्सन है वो उसको प्रिवेंट कर सकता है पेप्टिक अल्सर को, हाइजीन मेंटेन करके, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करके, हाइजीनिक फूड प्रिपेयर करके, प्लस और भी प्रिकॉशंस लेके इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। प्लस अगर पेशेंट नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स ले रहा है तो उसको अपने डॉक्टर के साथ रेगुलरली उसको मॉनिटर करना है। जैसे कि डॉक्टर्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स के साथ पीपीआई भी देते हैं एसिड के अमाउंट को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, ताकि जो अल्सर्स हैं वो ना हो। तो डॉक्टर्स के साथ रेगुलरली एनसेड्स को मॉनिटर करना है। और कोजेज या फिर रिस्क फैक्टर जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, स्पाइसी फूड, स्ट्रेस, कॉफ़ी, टी, इनकी कंजप्शन को भी कम करना है जिससे पेप्टिक अल्सर ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेस्ट कि हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर को, प्लस उसका ट्रीटमेंट क्या है। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।